नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संस्कार बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स की जीवनी जिसने भारत को टुकड़ों में बंटने से बचाया ही नहीं अपितु उसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप समझ चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, आप सही है। आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की जीवनी का संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। इससे पहले कि इसमें आप खो जाएं, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सुने। परिचय। द मैन हू सेव्ड इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी है, जिसे हिंदल सेनगुप्ता ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। इस बुक में आप पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान कांग्रेस के एक महान और जिम्मेदार नेता के तौर पर सरदार पटेल का काफी बड़ा योगदान रहा है। अपनी इस बुक में सेनगुप्ता ने कई ऐसी स्टोरीज शेयर की जो देश की आजादी से पहले के हालात और आजादी के लिए हमारे संघर्ष के बारे में बताती है। इसमें सरदार पटेल के महत्वपूर्ण निर्णय और उनके जीवन के अनुभव का जिक्र किया गया है, और ये भी शामिल किया गया है कि सरदार पटेल पर गांधी, नेहरू, जिन्ना और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का क्या प्रभाव रहा था। सरदार पटेल की पर्सनल लाइफ से लेकर उनके पॉलिटिकल व्यूज तक सबका जिक्र इस किताब में है, जो हमें पटेल की लाइफ के बारे में और इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करती है। हम तुम्हारे गांधी की बात नहीं सुनना चाहते। वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू योर गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बैरिस्टर थे। वो इंग्लैंड से अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद इंडिया लौटे थे। शुरुआत में उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन 1916 के बाद से हालात कुछ कुछ सुधरने लगे थे। पटेल बड़े मस्तमौला टाइप के थे। वो रिस्क लेने से जरा भी नहीं डरते थे। एक बार वो एक जज के पीछे पड़ गए जिसने कुछ लोगों के खिलाफ गलत फैसला दिया था। वो जज पटेल से इतना डर गया था कि उसने पटेल के क्लाइंट को झट से बेल दे दी। उनसे जब गांधी के बारे में पूछा गया, जो कि एक इंडियन लॉयर और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे, तो पटेल ने कहा, उन्हें गांधी थोड़े अजीब लगते हैं। एक बार की बात है, जब अहमदाबाद के गुजरात क्लब में गांधी के आने की चर्चा हो रही थी, तो पटेल ने सीधे जाकर कहा, वापस जाओ, हमें तुम्हारे गांधी की बातें नहीं सुननी है। पटेल को यह भी रियलाइज हुआ कि गांधी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को अपनी साइड कर रहे हैं, वो लोग जिन्हें पटेल पसंद करते थे। इनमें डॉक्टर डी.बी. केलकर, नरहरि पारीख, महादेव देसाई, स्वामी आनंद और के.जी. मशरूवाला जैसे बड़े बड़े लोग शामिल थे। पटेल गांधी को बापू कहा करते थे। पटेल को बचपन से ही अपने घर परिवार से बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया था, खासकर अपने बड़े भाइयों की। वल्लभ भाई ने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने के लिए पैसों की बचत की थी, पर उनके बड़े भाई विठल भाई ने उन्हें धोखा दे दिया था। उन्हें जब पेपर्स मिले तो वो विजय पटेल के नाम पर थे। ये विजय पटेल दोनों भाइयों का प्रारंभिक नाम था। तो वल्लभ भाई पटेल ने यह मौका अपने भाई को दे दिया और साथ ही वादा किया कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। विठल भाई के जाने के 3 साल बाद वल्लभ भाई भी इंग्लैंड गए और वहां अपनी पढ़ाई पूरी की। भारतीय राजनीति में पटेल की यात्रा अहमदाबाद नगर पालिका से शुरू हुई थी, जहां वो 1917 से लेकर 1928 तक अध्यक्ष रहे थे। देश में जब रेड प्लेग फैला तो किस्मत से पटेल बाल बाल बच गए थे, लेकिन उन्होंने इस बीमारी से कई लोगों को बचाने में अपना निस्वार्थ योगदान दिया था। इसके अलावा टाउन प्लानिंग, सीवेज कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई और स्कूल्स वगैरह बनाने के लिए सरदार पटेल ने काफी हेल्प की थी। पटेल खाली प्लानिंग में नहीं बल्कि एक्शन में विश्वास रखते थे। वो बातों से ज्यादा काम को करने में यकीन रखते थे। गांधी एक महात्मा है, मैं नहीं। गांधी इज अ महात्मा, आई एम नॉट। सरदार पटेल गांधी जी और उनके विचारों से काफी प्रभावित थे, पर जब गांधी जी ने उन्हें अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रहने का ऑफर दिया तो उन्होंने मना कर दिया। पटेल को साबरमती आश्रम के तौर तरीके कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए। यहां आश्रम में छुआछूत नहीं मानी जाती थी, सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाता था। आश्रम में काम बंटे हुए थे, सबको कुछ ना कुछ काम मिला था। बगैर मेहनत किसी को खाना नहीं मिलता था,
आश्रम में चोरी, झूठ बोलना, हिंसा और लालच, इन सब बुराइयों को पाप समझा जाता था। सच बोलने पर जोर दिया जाता था और सिर्फ देश में बनी चीजों का इस्तेमाल होता था। ना जाने पटेल को इनमें से कौन सी बात पे एतराज था, पर वो साबरमती आश्रम में नहीं रहना चाहते थे। पटेल की नजरों में गांधी एक ऐसे इंसान थे जिसने अत्याचार सहा था और खुद को रिडिस्कवर किया था। साउथ अफ्रीका के पीएटमरिड्जबर्ग में अंग्रेजों ने गांधी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में यात्रा नहीं करने दी, क्योंकि वो डिब्बा सिर्फ गोरों के लिए आरक्षित था। लेकिन इंडिया में गांधी थर्ड क्लास डिब्बे में यात्रा करते थे, जबकि पटेल सेकंड क्लास में जाते थे। इंडिया लौटने के बाद पटेल का पहनावा भी बदल गया था। उन्होंने यूरोपियन कपड़े, सॉक्स और हैट छोड़कर धोती, कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और कंधे में एक चादर लेते थे। गांधी के अहिंसा वाला विचार पटेल को पूरी तरह हजम नहीं होता था। वो मानते थे कि देश के किसानों को अगर सही ट्रेनिंग मिले तो वो भी किसी ब्रिटिश सिपाही का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मिलिट्री कैंपेन के आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। गुजरात के खेड़ा गांव के किसान मिलिट्री सर्विस ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। किसी तरह 100 के करीब नौजवान इकट्ठा कर लिए गए, पर गुजरात में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था। तो गवर्नमेंट ने विचार किया कि इन्हें ट्रेनिंग लेने किसी और जगह भेजा जाए। लेकिन गांधी चाहते थे कि गुजरात में ही एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए ताकि और लोग भी आकर ज्वाइन कर सके। इसी बीच गांधी जी बहुत बीमार हो गए और पूरे 2 महीने बिस्तर पर पड़े रहे। इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने की कगार पर था। क्या कुछ नहीं करने में कम रिस्क है? इज देयर लेस रिस्क इन डूइंग नथिंग? 1918 आते आते कांग्रेस बन चुकी थी। इसमें 2 ग्रुप बन गए थे, मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमर्स। 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ। इस कानून के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी बिना ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती थी। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का कोई सबूत मिलने पर सीधे 2 साल की जेल हो सकती थी, चाहे कोई छोटा सा कागज ही क्यों ना हो। गांधी ने बीमारी की हालत में भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने सरदार पटेल को बुलाकर कहा कि वो लोगों के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन करे। इन लोगों में बड़े बड़े लीडर शामिल थे, जैसे कवयित्री सरोजिनी नायडू, 2 अमीर बिजनेसमैन और बॉम्बे क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के आयरिश एडिटर बीजी हॉर्नमैन। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया। उन्होंने पहले भी इस तरह के कई आंदोलन देखे थे। 1919 में मालमिंटो सुधार से अथॉरिटीज को पावर मिल गई कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स को जेल में डाल सके और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन लगा दे। शायद ब्रिटिश सरकार गांधी का मैसेज समझ नहीं पा रही थी और उन्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनकी जो हालत हुई थी, उससे भारत जैसे गुलाम देशों को समझ आ गया था कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। इससे पहले ब्रिटिश आर्मी को बेहद स्ट्रोंग और कभी ना हारने वाली आर्मी माना जाता था। गांधी अरेस्ट कर लिए गए और उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन दंगों में बदल गया, जिसमें 5 अंग्रेज मारे गए। 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर के एक छोटे से बाग जलियांवाला में एक जलसे के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। इस जलसे में शहर से बाहर के लोग भी आए थे। किसी को मालूम नहीं था कि वहां पर कर्फ्यू लगा है। तभी जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचा और लोगों की भीड़ पर फायर करने का ऑर्डर दे दिया। वो लोग जो बड़ी शांति से वहां खड़े थे, उन पर गोलियों की बौछार होने लगी। बाहर निकलने का सिर्फ एक दरवाजा था, उसे भी बंद कर दिया गया। पूरे 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही और 379 लोग, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे भी थे, इस फायरिंग में मारे गए। कई सौ लोग गोलियों से घायल हुए। उस साल कांग्रेस का सेशन जलियांवाला बाग के पास रखा गया ताकि लोगों को ये खूनी घटना हमेशा याद रहे। फिर जल्दी जिन्ना ने अपने 20 साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बहुत पहले से ही कांग्रेस के मुस्लिम लीडर्स का बाकियों के साथ कई मुद्दों पर विवाद चल रहा था। हालांकि इस टाइम तक जिन्ना के दिमाग में पाकिस्तान बनाने का कोई विचार नहीं आया था। गांधी कांग्रेस पार्टी को अंदर से बदलना चाहते थे और इसमें उनके सबसे बड़े सपोर्टर सरदार पटेल ही थे। मैं लीडर नहीं, एक सिपाही हूं। आई एम नॉट अ लीडर,
आई एम अ सोल्जर। देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हर जगह आंदोलन हो रहे थे। अब देशवासी अंग्रेजों को जल्द से जल्द देश के बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन आंदोलन करने के लिए काफी फंडिंग चाहिए थी। कांग्रेस ने अपने दरवाजे हर किसी के लिए खोल रखे थे जो उन्हें 4 पैसे दे सके और हर एक्टिविटी में सपोर्ट करे। पटेल इस कैंपेन के लीडर थे। करीब 15 लाख रुपए की फंडिंग जमा की गई। हालांकि गांधी को 3 लाख से ज्यादा की उम्मीद नहीं थी। इस बात पे वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट और एक राइटर एनी बेसेंट ने कहा था, गांधी एनआरकी के बीज बो रहे हैं। लोगों ने सरकारी स्कूलों, कॉलेज और कोर्ट्स का बहिष्कार कर दिया था। विदेशी सामान जलाया जाने लगा। पटेल के लिए आजादी का मतलब था देश से गरीबी और भूखमरी का खात्मा। 17 नवंबर के दिन प्रिंस ऑफ वेल्स लुइस डिक्की माउंटबेटन के साथ इंडिया आए। माउंटबेटन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे। पूरे देश में उनका बॉयकॉट किया गया। जवाहरलाल और उनके फादर अरेस्ट कर लिए गए। इस बॉयकॉट मूवमेंट के चलते सरकार ने करीब 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया था। इस मूवमेंट के सपोर्ट में पटेल ने अपने बैरिस्टर के कपड़े, इंग्लिश सूट, नेकटाई और जूते जला दिए। उन्होंने इंग्लिश कपड़े पहनने को गुलामी की निशानी बोला। 1922 में गांधी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान गांधी जी बुक्स पढ़ते रहते थे। गांधी के कहने पर लोग चरखा चलाकर अपने कपड़े खुद बनाने लगे। गांधी ने नेशनल फ्लैग को अप्रूव कर दिया था, लेकिन इसमें कुछ विवाद हो गया था। इसमें 3 सेक्शन थे, केसरिया, सफेद और हरा। कुछ लोगों को लगा कि केसरिया रंग हिंदुत्व की निशानी है, हरा मुस्लिम की और सफेद बाकी धर्मों का। लेकिन गांधी ने क्लियर किया कि केसरिया रंग कुर्बानी और वीरता की निशानी है, सफेद पवित्रता की और हरा उम्मीदों की। इसमें बीच में एक चक्र भी रखा गया जिसमें 24 तीलियां थी जो जस्टिस के प्रिंसिपल को प्रेजेंट करती है। नेशनल फ्लैग के साथ मार्च करते हुए कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। पटेल की वाइफ काफी पहले गुजर चुकी थी। उनकी फैमिली में बस एक बेटी थी, मगर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के चलते वो अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। आजादी के प्यार में उन्होंने अपनी बेटी को कॉन्वेंट से निकालकर एक सिंपल स्कूल में डाल दिया। पटेल ने दोबारा शादी नहीं की। उनकी डेथ के बाद पटेल की बेटी मणिबेन को काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और वो जीवन भर अविवाहित रही। ये फ्यूडल सरदार कौन है? व्हाट इज दिस फ्यूडल सरदार? गांधी ने जब खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया तो B.R. अंबेडकर ने इस बात पर उनकी काफी आलोचना की। उनका मानना था कि गांधी के सपोर्ट करने से इंडियन मुस्लिम्स अफगान घुसपैठियों को देश में आसानी से घुसने देंगे। अंबेडकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की खातिर कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते थे। गांधी को बार बार बहुत ज्यादा सेक्युलर होने के लिए ब्लेम किया जा रहा था। जाने माने कवि अलामा इकबाल ने मुस्लिम लीग के एनुअल सेशन के दौरान एक स्पीच दी। उनकी सिंपल डिमांड थी कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को एक सिंगल स्टेट बना दिया जाए। इकबाल ने जॉइंट इलेक्टोरेट्स का आइडिया भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इससे हिंदू मेजोरिटी ना बन जाए। इकबाल मानते थे कि इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, जिसके लिए सारे मुस्लिम्स को एक होना पड़ेगा। नमक कर बढ़ गया था। गांधी और उनके फॉलोअर्स ने डिसाइड किया कि वो गुजरात में सूरत के समुद्र किनारे दांडी मार्च निकालेंगे। वहां पर वो समुद्र का पानी उबालकर उससे नमक बनाएंगे। साल्ट मूवमेंट 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। पटेल ने गांव-गांव घूमकर दांडी मार्च के लिए लोगों को जमा किया था। 7 मार्च को उन्हें खेड़ा के कनकपुरा गांव में एक स्पीच देने के कारण अरेस्ट कर लिया गया। पटेल को 3 महीने की जेल हुई और 500 का फाइन भरना पड़ा। उनके अरेस्ट होने पर करीब 75,000 लोग साबरमती नदी के किनारे इकट्ठे हुए और कसम खाई कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए रास्ते पर चलेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पटेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इस गिरफ्तारी से फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट जबरदस्ती छीना जा रहा है। जब तक पटेल जेल से छूटे करीब 60,000 और लोग प्रोटेस्ट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिए गए। गांधी भी जेल में थे।
गांधी के इन्फ्लुएंस में कांग्रेस ने आज तक अहिंसा का रास्ता फॉलो किया था, पर अब लग रहा था कि ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए थोड़ी सी हिंसा की जरूरत है। भगत सिंह 1907 में पैदा हुए थे। उनके अंकल अजित सिंह ने भारत माता सोसाइटी की नींव रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें 1909 में इंडिया छोड़ना पड़ा। इंडिया को आजादी मिलने के एक दिन पहले अजित सिंह लौटे थे और अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई। 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इंडियन डेलीगेशन और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर ने दलितों के लिए रिजर्वेशन की डिमांड की, जिसे कांग्रेस के कई नेता इस बात से असहमत करते थे। गांधी-इरविन समझौता साइन हुआ। इस समझौते में लिखा था कि ब्रिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगा और जो लैंड उनके कब्जे में है उसे भी लौटा देगा, और साथ ही कोस्टल एरिया के लोगों को अपना साल्ट खुद बनाने की फ्रीडम मिल जाएगी। पर शर्त ये थी कि इसके बदले गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में रखा गया था। कानपुर में दंगे फैल गए थे। हिंदू विरोध में दुकानें बंद रखना चाहते थे, पर मुस्लिम दुकानदारों ने मना कर दिया था, जिससे दंगे भड़क गए। इन दंगों में लोगों के साथ लूटपाट और मर्डर की घटनाएं हुई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस मामले में एक्शन लिया। दरअसल फ्लैग के रंगों को लेकर लोगों में बड़ी गलतफहमी थी। लोग इसे धर्म से जोड़ रहे थे। नेशनल फ्लैग पर सिख भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उनके धर्म को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। पर कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि फ्लैग का कोई भी रंग किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यरवदा जेल में गांधी ने सिख और मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स न रखे जाने के प्रोटेस्ट में फास्ट रखा था। गांधी की इस डिमांड पर लाखों देशवासियों को बड़ा दुख हुआ। दलित अब मंदिरों में बेरोक टोक जा सकते थे। अंबेडकर ने गांधी के साथ एक डील साइन की, जिसमें दलितों को इलेक्टोरेट्स में रिप्रेजेंटेशन देने का वादा किया गया। इसे पूना एक्ट कहा जाता है। गांधी ने दलितों को एक नया नाम दे दिया था, हरिजन, यानी भगवान के बच्चे। पटेल सीरियस बीमार पड़ गए थे। जब वो जेल में थे उन्हीं दिनों उनकी मां चल बसी थी। उसके बाद उनकी बहू और फिर उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें इस शर्त के साथ कि वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे, अपने बड़े भाई के क्रियाक्रम में शामिल होने की इजाजत दे दी। पटेल ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। फाइनली पटेल के बेटे दहिया भाई ने अपने अंकल के फाइनल राइट्स पूरे किए। विठल भाई की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस को मिला, जिन्होंने विठल भाई की उनके लास्ट दिनों में देखभाल की थी। लेकिन पटेल को शक था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। पहला तो ये कि वसीयत पर किसी डॉक्टर के साइन नहीं थे, और दूसरा ये कि सारे गवाह बंगाली थे, जबकि कांग्रेस के किसी भी सपोर्टर को विटनेस नहीं बनाया गया था। ये मैटर जब कोर्ट तक पहुंचा तो फैसला पटेल के पक्ष में आया। उन्हें अपने बड़े भाई की सारी प्रॉपर्टी दे दी गई और पटेल ने उस पैसे को विठल भाई मेमोरियल ट्रस्ट में लगा दिया। हमें लगता है कि जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए महात्मा गांधी से एक्सपेक्ट करना अनफेयर होगा। वी फेल्ट दैट इट वुड बी अनफेयर टू महात्मा गांधी टू प्रॉमिस टू डू थिंग्स विच वी कैनॉट। गांधी नहीं चाहते थे कि आजाद हिंदुस्तान की अपनी खुद की आर्मी हो, पर पटेल मानते थे कि इंडिया को सिर्फ मोरल टीचिंग की नहीं बल्कि एक पावरफुल नेशन बनने की भी जरूरत है। गांधी ने पटेल के बदले इंडियन स्कॉलर और एक्टिविस्ट अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चूज किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में मुस्लिम्स सिक्योर फील करे। मोहम्मद अली जिन्ना को अब कायदे आजम यानी ग्रेट लीडर कहा जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो चुकी थी, बावजूद इसके ब्रिटेन इंडिया को फ्रीडम देने की बात नहीं कर रहा था। कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि इस बात पर दोबारा एक विरोध प्रदर्शन किया जाए। एक के बाद एक कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट होते गए। पटेल को यरवदा जेल भेज दिया गया। जेल में वो आम के पेड़ के नीचे सोया करते थे। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को शक था कि उन्हें रेक्टल कैंसर हुआ है। गांधी ने पक्का कर लिया था कि आजादी के बाद नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे। हालांकि पटेल नेहरू से कई साल बड़े थे।
इसके अलावा पटेल की गिरती सेहत की वजह से पटेल के बदले नेहरू गांधी जी की चॉइस बने। नेहरू जापान के खिलाफ चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। वो पहले चाइना जाकर उनके लीडर चिंग काई शेक से भी मिल चुके थे। पर आजाद को ये बात कुछ जंची नहीं। उनका मानना था कि अभी हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी पर होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस हम बाद में भी निपटा सकते हैं। मार्च 1942 में बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर एक अनाउंसमेंट करते हुए बोला कि वो आजादी के लिए अपनी खुद की आर्मी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को ब्रिटिश रूल से छुड़ाने के लिए वो एक्सिस पावर्स की हेल्प लेंगे। लेकिन एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। उनकी डेथ को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स जैसे पटेल, नेहरू और गांधी के बीच डिफरेंसेस बढ़ गए थे। गांधी ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए बोल दिया था। जिसने लोगों को बचाने की कसम खाई हो, वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे शहर में एक ही आदमी क्यों ना बचा हो। One who had taken a pledge to protect the people cannot leave the city, even when a single man is there. देश में कहीं सिविल वार ना हो जाए, इस डर से नेहरू, पटेल और गांधी ने मिलकर एक अलग देश पाकिस्तान की मंजूरी दे दी। आजादी के 1 साल बाद गांधी जी चल बसे। गांधी कभी पार्टीशन नहीं चाहते थे, पर एक सिरफिरे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने उन पर देश को बांटने का इल्जाम लगाते हुए उन्हें गोली मार दी थी। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने इसका विरोध किया था, क्योंकि कम्युनिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्रेंडली फोर्स मानते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर ब्रिटिश सरकार ने कई कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। उनका इरादा था कि इन लीडर्स को इंडिया से बाहर भेज दिया जाए। अंग्रेज सरकार गांधी को अदन की खाड़ी यानी आज के यमन भेज रही थी और बाकियों को नाइसालैंड यानी आज के मालावी भेजने की तैयारी थी। कांग्रेस लीडर्स के अरेस्ट होते ही हजारों लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर उतर आए थे। स्कूल, कॉलेजेस बंद हो गए। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। क्विट इंडिया मूवमेंट के सपोर्ट में अब ओडिशा के आदिवासी लोग भी आ गए थे। जेल में रहते हुए गांधी 21 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए थे। ऑल इंडिया रेडियो के नीरज सिंह चौधरी को बोला गया कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो उनके लिए एक मृत्यु लेख लिखकर रखें। उन्होंने मृत्यु लेख लिखा, पर गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी थी। लेकिन 1948 में जब गांधी जी को गोली लगी तो यही मृत्यु लेख पढ़ा गया था। गांधी जी से पहले उनके 2 बड़े सपोर्टर्स की पहले ही डेथ हो चुकी थी। उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई 15 अगस्त 1942 को गुजरे और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी 22 फरवरी 1942 को चल बसी। पटेल की हेल्थ भी काफी खराब हो चली थी, फिर भी वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते। उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन को लेटर लिखकर बोला कि वो उनकी टेंशन ना ले। जब तक कांग्रेस के लीडर्स जेल से छूटे, दुनिया में काफी कुछ बदल चुका था। हिटलर मारा जा चुका था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया गया था और बंगाल में भूखमरी के चलते 2 मिलियन से ज्यादा लोग मर गए थे। जेल से छूटते ही पटेल ने अंग्रेजों को धमकी दी, हम अब और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को आजादी मिल ही गई और 15 दिसंबर 1950 के दिन पटेल ने आजाद हिंदुस्तान में अपनी आखिरी सांस ली।